मेरा नाम विभोर भारद्वाज है। मेरी इस बारी यूपीएससी सीएसई 2024 में 19th रैंक आई है। मुझे भी पता था रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन पीडीएफ मेरे सामने खुली हुई थी। मेरे में हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि मैं उसको अपना नाम चेक कर पाऊँ, क्योंकि मैंने घर से ही तैयारी की थी। ऐसा नहीं है कि आपको एज अ टारगेट लेके बैठना है कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप एज अ बर्डन उस काम को लेने लग जाते हैं। तो मेरा ये था कि जो मैंने बनाया है गोल अपना कि मुझे इतना पोर्शन फिनिश करना है अभी, तो उसमें जितना भी टाइम लग जाए फिर उस हिसाब से आपके आर्ट्स चलते रहते हैं। और बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, फैक्ट्स की खिचड़ी बन जाती है, कंसेप्ट्स की। तो आप उसके लिए रिवीजन का टाइम ज़रूर निकाल लें एक बार, वीक में लास्ट में संडे में किसी में। आपको पहले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैंने वो प्रीलिम्स के बाद में शुरू की थी। जो रिसोर्सेज हैं आप उनको प्लीज़ लिमिटेड रखिए, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन कर पाए। लास्ट ब्रेक ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे न्यूज़पेपर ख़त्म करने में 3 से 3.5-4 घंटे तक लग जाते थे। कुछ पता नहीं था कि इसमें से क्या उठाना है क्या छोड़ना है। हमारे एक सर हैं, उन्होंने बोला था कि आपके सिर्फ 3 गाइड हैं। सबसे पहला सिलेबस, दूसरा आपका रिवीजन और तीसरा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरा नाम विभोर भारद्वाज है। मैं गांव उटरावली, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी इस बारी यूपीएससी सीएसई 2024 में 19th रैंक आई है और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट। जी, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, 12th क्लास में मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ का बैकग्राउंड था। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स किया हंसराज कॉलेज से, और उसके बाद में मास्टर्स इन फिज़िक्स किया सेम कॉलेज से। तो मेरी जो जर्नी थी स्टार्टिंग में वो थी इंजीनियरिंग एंड साइंस एकेडमिक्स वाली। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो एकेडमिक्स के साथ साथ फिज़िक्स के साथ साथ मेरा झुकाव था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। जैसे कि मैंने एनएसएस का पार्ट था, मैं 3 साल एनएसएस का पार्ट रहा था। तो उसमें जब हम काम करते थे तो हम यमुना खादर स्लम्स में हमने काम किया। ओल्ड एज होम्स विज़िट करते थे, एल्डरली होम्स विज़िट करते थे। तो उससे वहाँ पे जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते थे तब से मुझे लगा कि मतलब इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग देन यू हैव टू कम टू द सिस्टम। तो वहाँ से मेरी एक इंस्पिरेशन मेरे को मिला कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस करना चाहिए इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग। प्रेजेंटली मैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में हूँ। तो मैं अभी ट्रेनिंग से लीव लेके आया था कुछ दिन के लिए, पर्सनल फैमिली मैटर के लिए। तो मैं वापस जा रहा था और रास्ते में मेरे फ्रेंड का मैसेज आता है कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फ्रेंड बहुत एक्साइटमेंट में था कि आपको 19th रैंक मिली है। चल क्या रहा था कि मुझे भी पता था रिज़ल्ट आ गया है, मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप में देख रहा था, लेकिन पीडीएफ मेरे सामने खुली हुई थी। मेरे में हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि मैं उसको अपना नाम चेक कर पाऊँ। तो आई वॉज साइलेंटली सिटिंग एंड आई गॉट द मैसेज फ्रॉम द फ्रेंड एंड देन फिर मेरे पिताजी पीछे बैठे हुए थे कार में। मैंने उनको बोला कि गाड़ी वापस ले लीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि 19th रैंक मेरी आई है। सो ही वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय एंड देन वी केम बैक होम। और फिर ताऊ जी चाचा जी वगैरह सबसे न्यूज़ शेयर की एंड काफ़ी एक्साइटमेंट था उस दिन। तो मुझे लगता है ना, फैमिली सपोर्ट प्राइम रहता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप सोनली डिपेंडेंट फैमिली पे हैं। फाइनेंशियल एड आपको वहाँ से मिल रही है। और यूपीएससी की जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, तो उसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट अटैम्प्ट तक फैमिली मुझे लगता है करती है सपोर्ट। फिर इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली कि अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके की है, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मुझे लगता है इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेजेस होती हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो किसी भी स्टेज में आप आउट होते हैं तो आप ब्रेकडाउन आपका होना तय है। आपको लगता है कि मतलब ये क्या हुआ। तो उस कंडीशन में ना, फैमिली आपकी अगर सपोर्टिव है तो आप उस फेज से काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं। अगर फैमिली ही आपको उसमें सपोर्ट नहीं करती तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो अहेड। मैंने एमएससी फाइनल किया, उसके बाद में मैंने स्क्रैच से शुरू किया था यूपीएससी करना। तो उस टाइम पर तो मैं जॉब में नहीं था। मैं जॉब में जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद में मेरी जॉब लगी थी आईआरएमएस में। उससे पहले मैंने क्या किया था, एमएससी के बाद में प्रिपरेशन शुरू की थी। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, फिजिक्स था, मेरी पूरा वर्ल्ड ही फिजिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। ऑनर्स पहले बीएससी ऑनर्स फिजिक्स था, फिर एमएससी था। लेकिन जब इसमें आए
यूपीएससी की जर्नी में मैंने कदम रखा तो आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी होती है, जो कि साइंस वाले लोगों को बहुत बोरियत लगता है और बहुत ही बोर्डम फील कराता है। तो उसके ड्यूरिंग, और न्यूज़पेपर मैंने कभी स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था पहले से, घर पे भी हिंदी न्यूज़पेपर आता था। फिर आप द हिंदू पढ़ने की कोशिश करते तो उसमें समय लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लगभग 10 से 12 घंटे से शुरू होता है, और धीरे 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 करके वो मतलब एक स्टैटिक नहीं रहता कि आप 10-12 घंटे डेली पढ़ें। कभी कभी वो 4 घंटे हो जाता है, कभी 5 घंटे होता है। और जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होता है तो उस टाइम पर तो मतलब ऑलमोस्ट आप सब मतलब सारा आपका टाइम पढ़ाई में जाता है, एक्सेप्ट सोना और जो नॉर्मल रूटीन होता है उसके अलावा। तो स्टार्टिंग में अब धीरे धीरे मेरा ग्राफ मतलब ऊपर गया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स पर डे टू स्टडी। तो ये था। बाकी ऐसा नहीं है कि डेली 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना होता है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है कि आपको मतलब कुछ ना कुछ डेली पढ़ना ही है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अगर आप निकाल लेते हैं तो दैट विल बी फ्रूटफुल। और इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको एज अ टारगेट लेके बैठना है कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप एज अ बर्डन उस काम को लेने लग जाते हैं। तो मेरा ये था कि जो मैंने बनाया है गोल अपना कि मुझे इतना पोर्शन फिनिश करना है अभी, तो उसमें जितना भी टाइम लग जाए फिर उस हिसाब से आपके आर्ट्स चलते रहते हैं। तो और किसी दिन अगर आपका घर पे कोई काम निकल आता है, क्योंकि मैंने घर से ही तैयारी की थी ऑनलाइन, तो घर पे अगर काम निकल आता है तो आपको उसको भी अटेंड करना पड़ता है। कई बार फैमिली इमरजेंसीज आती है, मेडिकल इमरजेंसीज, तो आप नहीं दे पाते उतना टाइम, लेकिन यू हैव टू कवर इट अप इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आपके पास है मैं क्या करता था, सिलेबस को एज अ पाई देखता था कि यू हैव अ पाई एंड यू हैव टू फिनिश इट। सो आप इसको पीस बाई पीस आप जाएंगे तो वो बेटर रहता है। क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था फिज़िक्स में, और फिज़िक्स यूपीएससी प्रोवाइड कराता है कि आप उसको एज एन ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। तो साइंस के सब्जेक्ट में क्या रहता है कि ऑनर्स का सिलेबस आता है प्लस कुछ पोर्शन मास्टर्स का आता है। फिज़िक्स में मेरे साथ ऐसा था, क्योंकि मैंने हंसराज कॉलेज से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से उसको मेरा कवर अप हो गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम मुझे भी आई थी कि जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा उसको आपको कंसोलिडेट करना पड़ता है, यूपीएससी के हिसाब से आपको अलाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका टाइम काफ़ी जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन में, जो आपका साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर स्कोरिंग, और मुझे उसका बेनिफिट मिला है। मेरे 2 साल में नंबर जो थे, मार्क्स जो थे, वो कांस्टेंट थे फिज़िक्स में, अराउंड 270s के अराउंड में मार्क्स थे मेरे। तो उसका ये फ़ायदा मिला एक तो। बाकी ये ठीक है कि मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके ओवरलैप करते हैं, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। अगर आपकी कमांड है इस पर साइंस के सब्जेक्ट पर, तो इट बिकम्स वेरी ईजी। और क्योंकि मेरा फिज़िक्स था, तो अगर आप उसके कीवर्ड्स को आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाहर साइंस में मुझे नहीं लगता कि कुछ जाता है। मेरे फिज़िक्स में कुछ नहीं गया, और कुछ गलत भी होता है तो वही होता है अगर आपका कुछ मिस हो जाता है, छूट जाता है सिलेबस से। तो अगर आपका बैकग्राउंड है साइंस का तो इट इज़ गुड। Otherwise, there are many humanities subjects which many engineers choose, many science graduates choose, तो वो भी मतलब गुड है, बट इट टेक्स टाइम। और मैं बता दूं कि जब मेंस की तैयारी हम करते हैं तो उसमें आपका जो एक ऑप्शनल और बाकी 4 जीएस, तो मेरा जो टाइम था ऑलमोस्ट मैं 50-50 था, कभी कभी 60% टाइम जाता था फिज़िक्स के लिए, बाकी 40% में जीएस को मैनेज करना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ साइंस सब्जेक्ट। इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड प्रेडिक्टेबल आई थिंक। यदि आपके पास एक साल है पूरी, एंड यू हैव टू डिवाइड दैट ईयर इनटू सेगमेंट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, तो अगर 2 काइंड के स्टूडेंट्स रहते हैं, एक वो जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है ऑलरेडी, और एक वो जो एकदम ज़ीरो से साइंस वाले तैयारी कर रहे हैं। तो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले होते हैं वो बेसिक बुक्स को पहले से स्टडी कर चुके होते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम बाद में नहीं आती है। और जो साइंस वाले रहते हैं उनको एकदम ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, जैसे कि मैं था। तो मैं अपने एंगल से वो बता सकता हूँ। मेरा और मेरे फ्रेंड ने मिलकर जब स्ट्रेटजी बनाई थी, हम 2 लोग थे जिन्होंने तैयारी शुरू की थी, तो हमारा ये था कि आप पहले मेंस के सिलेबस पे ओरिएंट करेंगे। तो मैंने मई से तैयारी शुरू की थी और मई में एग्ज़ाम था, तो पूरा परफेक्ट 1 ईयर मेरे को मिला था। तो क्योंकि मेरी कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने क्या किया था कि एक कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन की थी, और साथ के साथ मेरा एजेंडा ये था कि मैं ऑप्शनल प्लस जीएस मेंस इन दोनों को साथ में तैयार करूँगा। तो दिन का 50% पार्ट मेरा जाता था ऑप्शनल तैयार करने में, और 50% जाता था जीएस के लिए।
तो जो मुझे कोचिंग से मिल रहा है वो उसको मैं अलाइन करता था बुक्स के साथ में। स्टैटिक पोर्शन जो वो पढ़ा रहे हैं प्लस आपकी जो स्टैटिक पोर्शन जो रेफरेंस बुक्स होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की जो वो पढ़ा रहे हैं उसको आप अलाइन कर लेते हैं साथ में। तो इस तरीके से मैंने 2 हिस्से में बांटा था। नवंबर तक मैंने अपने ऑप्शनल को फिनिश कर दिया था। तो मई से नवंबर तक का टाइम काफ़ी होता है क्योंकि मेरा फिजिक्स था तो उसमें आपको समय लगता है करने में पूरा। अदरवाइज ह्यूमैनिटीज़ होता है तो थोड़ा और पहले भी हो जाता है। तो पहले मैंने नवंबर तक अपना फिजिक्स को कंप्लीट किया और साथ के साथ जो कोचिंग में चल रहा था और मेरा जो पर्सनल अपना रेफरेंस बुक्स थी उनको मैं पढ़ता रहा। नवंबर में मैंने ऑप्शनल को साइड किया और फिर मैंने स्विच किया, जो बाकी 1 महीना दिसंबर है उसमें मैंने जो मेंस के नोट्स थे उनको कंप्लीट करना शुरू किया कि और जो बुक्स मेरी बची हुई थी उनको किया। जनवरी के मिड से मैंने स्विच कर दिया था प्रीलिम्स पर पढ़ने के लिए। मेंस में जब पढ़ाई की थी तो इस तरीके से की थी कि बुक्स भी सेम रहती हैं ऑलमोस्ट प्रीलिम्स और मेंस की। तो आप जब मेंस के नोट्स बना रहे होते हैं तो ओवरलैपिंग सिलेबस रहता है प्रीलिम्स और मेंस का। तो जब मैंने मेंस के नोट्स बनाए तो उसमें प्रीलिम्स में भी मदद मिली। लेकिन प्रीलिम्स में क्या रहता है, आपको कुछ चीज़ें फैक्चुअल याद करनी पड़ती हैं। करंट अफेयर्स में कुछ फैक्ट्स आ गए आपको वो काफ़ी याद करने पड़ते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहती है तैयारी करते में प्रीलिम्स की। तो मैंने उस पर स्विच किया था जनवरी 15 के अराउंड से और वो मेरा लास्ट तक उसमें चला था। जनवरी 15 तक मैंने अपने मेंस को हॉल्ट पे डाल दिया था। और एक चीज़ और कि नवंबर तक जब मैंने फिजिक्स का कंप्लीट किया था तो उसमें सिर्फ मेरे नोट्स प्रिपेयर हुए थे, ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी और ना ही रिवीजन हुआ था उस टाइम तक, क्योंकि एकदम से ऑप्शनल भी चल रहा है, जीएस भी चल रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कोचिंग भी साथ में चल रही है दोनों की। तो फरवरी में आके जनवरी मिड में आके मैंने जब प्रीलिम्स शुरू किया तो आपकी जो बुक्स होती हैं बेसिकली उनको मैंने कंप्लीट किया स्टैटिक पोर्शन को। और उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता चला जाए आप उसको रेफरेंस में देखने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हैं इज़ इट रेलेवेंट, और आप ऐसे ही अपना मतलब कुछ भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप PYQs को अपना रेफरेंस रखिए और देखते रहिए कि आप जो आपने एक टॉपिक फिनिश किया और कई सारी PYQ की बुक्स हैं जो आपको कैटेगरीज वाइज दिखाती हैं कि हिस्ट्री के मॉडर्न के ये टॉपिक से क्या सवाल आया है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपने उस टॉपिक पे जो नोट्स बनाए आर दे सफिशिएंट और नॉट। और उसके साथ में धीरे धीरे मतलब आप बुक्स फिनिश करते जाते हैं और PYQs देखते जाते हैं। एक चीज़ और कि क्योंकि आपने बताया था कि सिलेबस बहुत वास्ट है और ऑलरेडी ये सिलेबस वास्ट है तो आप भूलते हैं चीज़ों को और बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, फैक्ट्स की खिचड़ी बन जाती है, कंसेप्ट्स की। तो आप उसके लिए रिवीजन का टाइम ज़रूर निकाल लें एक बार वीक में, लास्ट में, संडे में किसी में, जिससे कि आप भूलें नहीं। और उसके बाद में फिर 2-3 महीने बाद अराउंड मार्च मैंने अपना टेस्ट सीरीज़ लेना शुरू कर दिया था। तो उस टेस्ट से जो आपका एग्ज़ाम का माहौल होता है वो भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। और मैंने अराउंड 25 और 30 टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में दिए थे और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। और इस तरीके से फिर मेरी जर्नी चली थी प्रीलिम्स तक। उसके बाद में मैंने फिर मेंस की तैयारी, मेंस की जो नोट्स थे उनको रिवाइज़ किया और साथ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी तभी की थी, तो जो कि काफ़ी डेंजरस था। आपको पहले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैंने वो प्रीलिम्स के बाद में शुरू की थी, बोथ फॉर ऑप्शनल एज वेल एज़ फॉर दिस GS पार्ट। और एसए की तैयारी भी मैंने प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी, तो इट वाज वेरी वेरी हेक्टिक। तो मैं एक सजेशन दूंगा उससे कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना जो एसे है, एथिक्स है और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, आप हो सके तो 1 महीने 2 महीने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग शुरू कर दें, जिससे कि आपको बाद में जाके एकदम बहुत हैपेजट तैयारी आपकी ना हो। मटेरियल की बात करें, एक तो मल्टीपल कोचिंग्स हैं, सब बोलते हैं हमारा मटेरियल बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, तो उसमें ना फंस जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके एक रिसोर्स बुक बना लिया था। उसने स्टडी किया था टॉपर्स को कि अच्छे टॉपर्स जो थे और स्पेशली हमारे बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड के जो थे, उन्होंने क्या फॉलो किया, क्योंकि हमारा बहुत टाइम जाता है अपने साइंस वाले ऑप्शन को कवर करने के लिए। तो हमने क्या किया कि रिसोर्स बनाया सब्जेक्ट वाइज, तो कुछ टॉपर्स को देखा और जो टॉपर्स हमारे को रेलेवेंट लगे कि हाँ इनसे हमारा ओवरलैप करती हैं चीज़ें, तो उनसे हमने रिसोर्स बुक बनाई और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को रखा था, क्योंकि 1 साल का समय आपके पास रहता है। तो किसी भी जो रेफरेंस बुक सारे टॉपर्स बताते हैं ऑलमोस्ट वही सारी बुक्स थी। अभी सारी बुक्स का नाम लेने में तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERTs थी, मिडीवल के लिए भी, और मॉडर्न के लिए हमने वही जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, तो ये सारी रेफरेंस बुक थी।
अब करंट अफेयर्स का जब पॉइंट आता है तो इसमें आपका एक पर्टिकुलर आप किसी भी मंथली मैगजीन को पकड़ सकते हैं, उससे आप रिवाइज कर लेते हैं। अभी क्या है कि जितने भी मंथली मैगजीन्स डिफरेंट आती हैं, ऑलमोस्ट सब में सेम मोर और लेस सेम मटेरियल रहता है। तो ये नहीं है कि आप इसको भी पढ़ रहे हैं और दूसरी मैगजीन को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना आप ग्रेस्प नहीं कर सकते। पढ़ लेंगे लेकिन आपको उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके लिए क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन पकड़िए करंट अफेयर्स की मंथली, और जो रेफरेंस बुक्स है प्लीज़ एक बुक आप रखिएगा। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है तो आप उसी को पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो गाइड रहता है, हमारे एक सर हैं, उन्होंने बोला था कि आपके सिर्फ 3 गाइड हैं। सबसे पहला सिलेबस, दूसरा आपका रिवीजन, और तीसरा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे बेटर गाइड कोई नहीं है, तो उसको आप यूज़ कीजिए। और सिलेबस जो रिसोर्सेज हैं आप उनको प्लीज़ लिमिटेड रखिए, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन कर पाए लास्ट। अगर मैं स्टार्टिंग से यूपीएससी 2021 में जब मैंने शुरू किया था और फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करूं, तो जो प्रीलिम्स से और मेंस के बीच का सेक्शन था वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। मैंने अभी बताया कि जब मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की तो वो मैंने प्री के बाद से शुरू की थी, और मैंने पहला पेपर लिखा था सेक्शनल एंशिएंट हिस्ट्री का, और मुझे उसे ख़त्म करने में 4 घंटे लगे थे टोटल, और 3 घंटे का टाइम होता है, तो मुझे वो 1 आवर को मैनेज करना था, उन 3 आवर में कंसोलिडेट करना था उसको। तो वो चैलेंज था। ऊपर से मेरा कभी पेपर टाइम पे फिनिश नहीं होता था। उस समय कोई ना कोई क्वेश्चन मेरा छूट जाता था। एटलीस्ट स्टार्टिंग में मेरे 3-4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के छूट जाते थे, और उससे बड़ा टेंशन हो जाती थी कि अगर मैं, क्योंकि कई सारे कोचिंग के जो मेंटोर्स हैं वो ऑनलाइन बोलते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे तभी आप टॉप रैंक में आ पाएंगे। तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता था कि मतलब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं टाइम के अंदर। अगर मैं तेज़ लिखता हूँ तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, धीरे लिखता हूँ तो मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपका इवैल्यूएशन ऑलरेडी शॉर्ट हो जाता है उतने मार्क्स से जितना आपने छोड़ा है। तो एक तो वो चैलेंज था। दूसरा था कि मैंने एसए की प्रिपरेशन बाद में प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी, तो वो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसए की चल रही है, साथ के साथ आपका जीएस की चल रही है, तो ये मैनेज करना इतना डिफिकल्ट था कि वो वाला टाइम थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था। ब्रेक ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो, और ब्रेक से मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होती है। जैसे कि अगर आप कॉन्स्टेंटली 4 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके बाद में आपका कुछ आउटपुट निकल रहा है, और अगर आप उसको ब्रेक्स में बीच में तोड़ के कर रहे हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे हमारे एक सर ने बताया था कि आप अगर 1 घंटे पढ़िए तो 5 मिनट का आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आप कुछ घूम फिर सकते हैं रूम में या कुछ खा पी सकते हैं, फिर दोबारा से लग सकते हैं। ये तो हो गया आपका पर डे का जो ब्रेक्स होते हैं उसका। बाकी मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ी सी आपकी जो हॉबी है आप उस पर भी काम कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं गिटार प्ले कर लेता था, गार्डनिंग कर लेता था, तो वो मेरा ब्रेक का काम करता था। जैसे शाम को 6-7 बजे जैसे ही डस्क का टाइम होता है, जैसे सनसेट होता है, तो मैं उस टाइम पे पढ़ता नहीं था, बाहर निकल के आ गया, यहाँ पे आसपास घूमने लग गया और थोड़ा बहुत गार्डनिंग में देख लिया क्या चल रहा है, पानी लगा दिया पौधों में, तो वो मेरा एज अ ब्रेक काम करता था। तो ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट। और लॉन्ग ब्रेक की बात करें तो आई थिंक अगर आप बर्नआउट फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आई कैन डू दिस और ये नहीं हो पाएगा मेरे से, तो ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बजाय यू कैन टेक अ ब्रेक एंड यू कैन रीथिंक दैट आपको ये करना है या नहीं करना है। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे न्यूज़पेपर ख़त्म करने में 3 से 3.5-4 घंटे तक लग जाते थे। कुछ पता नहीं था कि इसमें से क्या उठाना है क्या छोड़ना है। पॉलिटिकल न्यूज़ और आपका स्पोर्ट्स सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, काफ़ी सारे पेजेस उसमें हो जाते हैं, 20-25 पेजेस। तो या तो आपको स्टार्टिंग में कोई ये गाइड कर दे कि आपको ये न्यूज़ ऐड करना है, ये न्यूज़ आपको मतलब नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए जो मैं जब कोचिंग कर रहा था तो कुछ सर थे, उन्होंने गाइड किया था कि आपको जो सिलेबस है उसको आप ध्यान में रखिए और उससे फिर आप न्यूज़ को फ़िल्टर आउट करिए। जैसे कि आपका इकोनॉमी वाला पेज है, तो आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आप उससे देखिए कि उसमें आपका जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है या कोई उनकी न्यूज़ आती है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इनिशियली आपको ये चीज़ पता नहीं रहती है, तो इसके लिए बेस्ट क्या रहता है ना, आप न्यूज़पेपर को पढ़िए। पॉलिटिकल न्यूज़ जो होती हैं आप उनको छोड़ सकते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ उसको भी छोड़ सकते हैं। तो सिलेबस और न्यूज़पेपर को आप ओवरलैप कीजिए, और हो सके तो जब आप धीरे धीरे अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए, तो न्यूज़पेपर से उन चीज़ों को आप पिक करके उन्हीं नोट्स में मैं इंक्लूड कर देता था। बाकी लोग नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं मुझे आइडिया नहीं है। मेरा कोई करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से सेपरेट नोट नहीं था,
न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती थी कि ये सिलेबस से लिंक्ड है और मेरे टॉपिक पे काम आ सकती है, तो वहाँ से उठा के मैं उसको 2-3 लाइन में अपने स्टैटिक पोर्शन में लिख देता था। तो ये ना मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीने में पता चल जाएगा, तो 1-2 महीने में पता चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। जिन लोगों का मतलब तीसरे चौथे अटैम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, तो मैं अगर मैं इतना मतलब बोलने के लिए आई एम नोबडी टू टेल यू, हाउएवर आप इवेल्युएट कर सकते हैं खुद की परफॉर्मेंस को। होता क्या है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका एज पे रह जाता है। तो कुछ कैटेगरीज होती हैं कि आपका एक तो मेरिट लिस्ट से काफ़ी दूर है, एक होता है कि आपका एज पे है। अगर आपका एज पे है तो सर्टेनली आप थोड़ा सा और पुश करके उसको आप निकाल सकते हैं। हाउएवर अगर आपका काफ़ी दूर रह जा रहा है और आपके कई सारे अटैम्प्ट्स हो गए हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपनी मेंटल स्टेट के लिए, मेंटल कामनेस और पीस के लिए आप कोई ना कोई अदर प्लान अपना चूज़ कर सकते हैं। इट्स गुड टू हैव अ प्लान बी, क्योंकि उससे क्या है कि आप एग्जॉस्ट, मुझे पता है 3 अटेम्प्ट में काफ़ी एग्जॉस्ट लगता है ऑलरेडी, और जिनके 4-5 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्टिव रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में मतलब मैं एज पर रहा हूँ और अगले वाले में हो जाएगा, तो आप उसको डेफिनेटली दीजिए, अदरवाइज़ इट इज़ अप टू यू। और जो लोग फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको पूरी ये जर्नी बता दी है मेरी जो रही है। आप जब भी स्टार्ट करें तो प्लीज़ सिलेबस को अपने ध्यान में रखें, सिलेबस और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ लगातार पढ़ते रहें और आपको अनडायरेक्शनल, बिना डायरेक्शन के आप चले जा रहे हैं आगे और आपने टाइम काफ़ी लगा दिया, लेकिन सिलेबस जो यूपीएससी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो बस मेरा यही सजेशन है कि मैंने 3 चीज़ बताई थी। एक तो आपका सिलेबस को गाइड रखिए, रिवीजन लगातार कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके टच में रहिए, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिलती रहे कि मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ।